प्यारे बच्चों, हम लोग 11th की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं और जो स्कूल में जिससे स्टार्ट करते हैं मैं भी उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला टॉपिक जो स्कूल में या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है डायमेंशंस। ये लिखा हुआ डायमेंशंस। डायमेंशंस जो है वो होती है जो भी मास जैसी क्वांटिटी होगी उसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। टाइम वाली क्वांटिटी को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ जो भी होगी वो L से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके 11th के कोर्स में बस M L T के टर्म्स में चीजों को रिप्रेजेंट करना है। जैसे एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम है और इसकी डायमेंशन लिखने के लिए बोला है। कोई सा भी फॉर्मूला सोच लो, आपको कोई मालूम हो। क्यूब का क्या होता है? साइड की पावर 3 होता है। साइड की पावर 3 का मतलब हो गया 3 साइड्स है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? L क्यूब के बराबर हो गया। इसमें मास कितना है? अगर मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम का लिखना, डायमेंशंस लिखनी है तो L क्यूब से काम चल जाएगा। ये वाला ब्रैकेट लगाना है इसके साथ। अगर मेरे को डायमेंशंस पूरे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो मैं मास लिखूंगा, मास के ऊपर पावर 0, क्योंकि मास इसके अंदर अपीयर नहीं हो रहा। लेंथ के ऊपर पावर 3 और t के ऊपर पावर 0 आ जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये डायमेंशंस है। कभी एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 डायमेंशंस या 2 डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने के लिए आ जाएंगे। एक क्वांटिटी एक दी होगी, एक क्वांटिटी आधे आधे मार्क्स का आता है। और ये डायमेंशंस जितनी भी है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज है जितनी भी है, ये सारी बुक्स के अंदर अवेलेबल है। जो बुक एसएल अरोड़ा उसके स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा डायमेंशंस वाले चैप्टर के अंदर, और एनसीईआरटी के लास्ट में आपको डायमेंशंस मिलेंगी। और कम से कम नहीं तो 80-90 डायमेंशंस होगी जो आपको याद करनी है। घर बैठे हो खाली इस समय याद कर लेना, आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि वॉल्यूम की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L क्यूब T0 के बराबर होता है। ऐसे ही अगर आपसे कोई एरिया की डायमेंशन पूछता है तो एरिया किसी का भी देख लो, लेंथ इनटू विड्थ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन डायरेक्ट याद होनी चाहिए। लेंथ भी हम L के टर्म्स में मेजर करते हैं और विड्थ भी हम लोग इसी के टर्म्स में मेजर करते हैं, और ये इज इक्वल टू हो गया L स्क्वायर। तो डायमेंशन आ गई L स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई बोलेगा एरिया का तो वो आएगा m0 L की पावर 2 T की पावर 0, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर इसे बंद करना है। ये जरूरी है ब्रैकेट के अंदर बंद करना। तो ये डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख करके लिखने जा रहे हैं हम लोग। और आपके लिए इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन 2-3 और लिखने के बाद आप अपने आप ही डायमेंशंस निकालना सीख जाओगे। अगर आपसे कोई डेंसिटी की डायमेंशन पूछता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास किसके टर्म्स में मेजर करते हो? m, इसी के टर्म्स में। और वॉल्यूम की डायमेंशन आ रही है L क्यूब है। ये L क्यूब ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा? m L -3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में L क्यूब लिखा है तो ऊपर न्यूमरेटर में जाके L -3 हो जाएगा। ये तो डायमेंशन है। और अगर कोई आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है तो आप लिखोगे m की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है, L की पावर -3 और T की पावर 0। ये डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अगर टाइम में से टाइम माइनस करोगे तो कितना आएगा? कई लोग 0 बोलेंगे, पर टाइम में से टाइम माइनस करोगे तो t निकल करके आएगा। 10 सेकंड में से 2 सेकंड माइनस करोगे तो इक्वल टू 8 सेकंड ही निकल करके आएगा। टाइम में से टाइम ही माइनस हो सकता है और इक्वल टू एक टाइम ही निकल करके आएगा। सिमिलरली लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ ही निकल करके आएगा। 10 मीटर में से 4 मीटर लेंथ माइनस करी तो इज इक्वल टू 6 मीटर आएगा। मास नहीं निकल सकता, 6 केजी तो नहीं आ सकता ना। तो लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ ही निकलेगा। ट्वाइस ऑफ लेंथ किसके बराबर होगा? वो भी लेंथ के ही बराबर होगा, क्योंकि 2 मीटर का अगर डबल करते हो तो 4 मीटर लेंथ ही निकल करके आएगी। सिमिलरली मास में से मास माइनस करोगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा? मास के बराबर आएगा।
मास में से आप टाइम नहीं माइनस कर सकते, मास में से आप लेंथ नहीं माइनस कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे 1 केजी में से 1 मीटर माइनस करो तो कर लोगे? नहीं कर सकते। तो लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। ध्यान रखना, लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। एडिशन t प्लस टी इज इक्वल टू टी के बराबर निकलेगा। टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम ही निकलेगा। ऐसी लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ निकलेगा। मास प्लस मास इज इक्वल टू मास निकल करके आएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे स्पीड की डायमेंशन चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस जो भी है एल के टर्म्स में आएगा और टाइम जो है टी के टर्म्स में आएगा और ये बन जाएगा एल टी माइनस 1 के बराबर। ये डायमेंशंस निकली। हाँ, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो m0 l की पावर 1 t माइनस 1 है। जब हम इसका यूज करते हैं, इसके 3 एप्लीकेशंस आएंगे डायमेंशंस के, उन 3 एप्लीकेशंस में यूज करेंगे तो वहां पर मुझे डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो आपको मास या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो मास भी उसके अंदर साथ में जोड़ करके लिखना और मास के ऊपर पावर 0 निकल आएगी। ये स्पीड है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन है। डिस्प्लेसमेंट फिर किसके टर्म्स में मेजर करोगे? लेंथ के टर्म्स में मेजर करोगे। मास या टाइम के टर्म्स में तो मेजर नहीं करोगे। ये टाइम टी के टर्म्स में मेजर करोगे। और फिर से एल टी माइनस 1। कोई पूछे कि 2 क्वांटिटीज बताओ जिसकी डायमेंशन सेम होती है, तो एक हो गया फिजिकल क्वांटिटी स्पीड हो गया और एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी हो गया जिसकी डायमेंशंस सेम निकल करके आएगा। आप इसके बेसिस पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। एल क्यूब एम के सिस्टम में क्या निकल करके आएगा? मीटर क्यूब। एल स्क्वायर, बाकी तो दोनों में 0 लगा हुआ है, तो यूनिट क्या निकल करके आएगी? मीटर स्क्वायर है। ये डेंसिटी वाला पार्ट था। मास और एल अपॉन एल क्यूब है। मास हम लोग केजी में लिखेंगे। एमकेएस सिस्टम की बात कर रहा हूं, मीटर किलोग्राम सेकेंड की बात कर रहा हूं। 2 तरह के सिस्टम्स हम लोग पढ़ेंगे, एक एमकेएस पढ़ेंगे और एक सीजीएस पढ़ेंगे। एमकेएस में मास मीटर के टर्म्स में होता है, लेंथ मीटर के टर्म्स में होती है, मास केजी के टर्म्स में होता है, टाइम सेकेंड्स के टर्म में होता है। जब हम सीजीएस की बात करते हैं तो लेंथ सेंटीमीटर के टर्म्स में होती है, मास ग्राम्स के टर्म्स में होता है, टाइम सेकेंड के टर्म्स में होता है। अभी मैं आपको सारा कुछ एमकेएस के टर्म्स में यूनिट लिखना बता रहा हूं। तो ये हो गया केजी मास के लिए और नीचे मीटर 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 मिल करके पर मीटर क्यूब है। स्पीड या वेलोसिटी दोनों की यूनिट जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? लेंथ की यूनिट हो गई एल टी माइनस 1 है, लेंथ की होगी मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम है जो कि किसके बराबर होगा? मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। हम अभी सीजीएस में नहीं जा रहे, सीजीएस का जब यूज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सारी जो यूनिट्स लिख रहा हूं, एसआई यूनिट्स लिख रहा हूं जो कि मीटर किलोग्राम सेकंड के टर्म्स में निकल करके आएंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करता हूं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है। चेंज इन वेलोसिटी हो गया v2 माइनस v1 और टाइम टेकन हो गया t के बराबर। v2 माइनस v1 मतलब l t माइनस 1 वेलोसिटी की डायमेंशन, उसमें से क्या माइनस किया जा सकता है? l t माइनस 1 ही माइनस किया जा सकता है। लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये एक थ्योरम कह लो या हमेशा के लिए नॉलेज के लिए कह लो कि लाइक क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड है। v2 lt माइनस 1, v1 lt माइनस 1 अपॉन टाइम टेकन। अब lt माइनस 1 में से lt माइनस 1 माइनस करोगे तो आपको फिर से lt माइनस 1 ही मिलेगा। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी मिलने वाला है। तो lt माइनस 1 में से lt माइनस 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन है विच इज इक्वल टू हो गया lt माइनस
2 के बराबर हो गया। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? l t माइनस 2। यहां से देखना जरा, यूनिट लिख रहा हूं, l तो मीटर हो गया अपॉन t स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गया। आगे डायमेंशंस में इन्हीं डायमेंशंस का यूज आते आते आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे अगर किसी ने मेरे से फोर्स का डायमेंशन पूछी, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए कैपिटल एम डाला और एक्सेलरेशन कितना निकाला था? एल टी माइनस, इसके लिए तो डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों ही सेम है। चाहे इसको आप डायमेंशंस बोलो फोर्स की, चाहे इसे डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो साथ में फोर्स इज इक्वल टू लिखोगे, एफ इज इक्वल टू लिखोगे। फोर्स की डायमेंशन आ गई, प्रेशर की डायमेंशन निकालनी है। प्रेशर की डायमेंशन होती है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होता है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होता है। फोर्स हो गया एम एल टी माइनस 2, फोर्स ये अभी अभी निकाली थी, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल की पावर इधर बताता हूं, एल न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाकर के किसके बराबर हो जाएगा? एल की पावर माइनस 2। ये 1 है, ये माइनस 2 है, तो मिलकर के कितना हो गया? एल की पावर माइनस 1। तो ये आ गया इज इक्वल टू एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 के बराबर। प्रेशर की डायमेंशन वर्बली याद होनी चाहिए, वर्बली याद होनी चाहिए। कोई पूछे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हाफ मार्कर कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, तो ऐसे याद फॉर्मूले से कौन डिराइव करेगा, उस समय टाइम लग जाएगा, वरना डिराइव भी कर सकते हैं। आप बोलोगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 प्रेशर की डायमेंशंस है। यूनिट है फोर्स की यूनिट केजी मीटर, एक एक पावर 1 ही है ना, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं एसआई के टर्म्स में। प्रेशर जो है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहते हैं, या हम लोग पास्कल भी कहते हैं। प्रेशर हो गया। मोमेंटम की कोई डायमेंशन पूछता है आपसे, तो मोमेंटम वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये पहले आपने मोमेंटम के पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो याद रखना, मोमेंटम जो होता है, हालांकि ये सारे टर्म्स हम लोग पूरी फिजिक्स में 11th की पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम का मतलब होता है मोशन कंटेंट इन ए बॉडी। चलो अभी नहीं बताता, ये जब फिजिक्स शुरू होगी मोमेंटम वाला पार्ट आएगा तब बताऊंगा। अभी आप याद रखो कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास का m लिखा और वेलोसिटी किसके बराबर होता है? एल टी माइनस 1 के बराबर। तो एल टी माइनस 1 ये मोमेंटम की डायमेंशन निकल करके आ रही है। इसके बाद आपके पास बहुत सारी डायमेंशंस और आती हैं, जैसे आपसे इंपल्स की कोई डायमेंशन पूछ सकता है। इंपल्स जो होता है फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप मोमेंटम भी पढ़ोगे, आप इंपल्स भी पढ़ोगे, वो आगे चैप्टर्स में आएगा। अभी आप फॉर्मूला याद रखो, फोर्स इनटू टाइम के बराबर इंपल्स होता है। ये हो गया एम एल टी माइनस 2, तो फोर्स हो गया और टाइम का टी लिखा और ये बन गया एम एल टी माइनस -2 और +1, दोनों टाइम के मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो t के ऊपर पावर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इंपल्स की जो यूनिट आती है वो पहले तो डायमेंशन आती है एम एल टी -1 और यूनिट आती है केजी मीटर पर सेकेंड के बराबर आती है। आप मोमेंटम की भी यूनिट लिख लोगे केजी मीटर पर सेकेंड। अरे ये मोमेंटम की भी वही डायमेंशन निकली और इंपल्स की भी वही डायमेंशन निकली। आपसे कोई पूछे कि ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज लिखो जिनकी डायमेंशन सेम होती है। पहले आपको बताया मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी, अब मैं बता रहा हूं कि मोमेंटम एंड इंपल्स की भी सेम जो है डायमेंशंस निकल करके आती है। एम एल टी -1 इसकी भी आई है, एम एल टी -1 इसकी भी आई है, ठीक है ना। और ये इंपल्स लेकिन अलग टर्म है, मोमेंटम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है।
डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे फिजिक्स में निकल करके आएगा। ये मैं मिटा रहा हूं, कुछ डायमेंशंस और लिखने के बाद इसके एप्लीकेशन की बात भी आपको बताऊंगा। अगर आपसे कोई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछे, पहले पढ़ा हुआ ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन के अंदर ये आया था, आपको पता है उसका फॉर्मूला जो होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये डायमेंशनल, ये इसका फॉर्मूला है, और ये G जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। एग्जाम में अक्सर इसकी डायमेंशन पूछ लेते हैं। यहां से देखो G की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 के बराबर। फोर्स की डायमेंशन न्यूमरेटर में लिखी हुई है ml t माइनस 2 के बराबर हो रही है। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर हो गया, अपॉन मास का स्क्वायर, m1 और m2 दो मासेस हैं, तो m स्क्वायर इसकी डायमेंशन निकल के आई, और ये बन गया m माइनस 1 l की पावर 3 और t की पावर। आपको एग्जाम में ये डिराइव नहीं करने के लिए आएगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, m माइनस 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस 2 है। ये तो मैंने आपको एक मेथड बता दिया, शॉर्टकट। बाय द वे अगर आप भूल जाओ तो रफ में कैलकुलेट कर लेना। इस फॉर्मूले के ग्रेविटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अगर पहले वाला भूल भी गए हो तो उस समय बाद में याद आ जाएगा, और उसके बेसिस पर आप आराम से निकाल सकते हो। अभी आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको सिर्फ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस याद करनी है, और वो वर्बली आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ऐसे 60-70 डायमेंशंस है जो आपको शुरू में याद करनी है, एनसीईआरटी के आखिरी में लिखी हुई है, और ये क्या कहते हैं दूसरी रेफरेंस बुक में शुरू में लिखी हुई है। इसके बाद टर्म होता है मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स होता है रोटेशन में, ये काम आता है। रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर मोमेंट ऑफ ए फोर्स के डेफिनेशंस भी पढ़ोगे, फॉर्मूला भी पढ़ोगे, और उसके न्यूमेरिकल्स भी करोगे, सारा कुछ करोगे। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि वो होता है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेसिकली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स है, और ये रोटेशन का काम करती है। रोटेशन में बाद में समझाऊंगा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। फोर्स की डायमेंशन होगी ml माइनस 2, और डिस्टेंस की होगी, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो चाहे कोई सा भी डिस्टेंस हो, और ये निकल करके आता है ml माइनस 2 के बराबर। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स की डायमेंशन, मोमेंट ऑफ ए फोर्स को हम लोग टॉर्क भी कहते हैं, हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स बोल लो या टॉर्क बोल लो, रोटेशन वाले चैप्टर में आएगा, और उसकी डायमेंशन वर्बली याद होनी चाहिए ml माइनस 2। ये फॉर्मूला चाहे अभी इस स्टेज पे आता है या नहीं आता, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, बस ml माइनस 2 पढ़ना है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स पढ़ लिया। वर्क डन, वर्क की बात करते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी भी पता है, यानी जो वर्क डन की डायमेंशन आएगी वही एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क डन ही तो एनर्जी की फॉर्म में होता है। वर्क डन की यूनिट भी जूल्स होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल्स होती है, वर्क डन ही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो जो वर्क डन की डायमेंशन आएगी वही एनर्जी की भी डायमेंशन आएगी। अभी मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूं। ये हो गया फोर्स की होगी ml माइनस 2, तो फोर्स की डायमेंशन है, और डिस्प्लेसमेंट जो है L के टर्म्स में, और इज इक्वल टू किसके बराबर निकला, ml माइनस 2, ये वर्क डन के बराबर निकला। अरे फिर आ गया, मोमेंट ऑफ ए फोर्स और वर्क डन दोनों की डायमेंशन एक ही निकल करके आ रही है। हाँ, मोमेंट ऑफ ए
फोर्स एक अलग चीज है जिसको रोटेशन में डिस्कस करेंगे, और वर्क जो है वो वर्क पावर एंड एनर्जी के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी आएगा, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी। जैसे कोई सी भी एनर्जी आप बोल दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एम वी स्क्वायर। हाफ क्यों नहीं, अगर मैं हाफ ऑफ लेंथ करूंगा तो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? लेंथ होगा। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर करूंगा तो किसकी डायमेंशन आएगी? एम वी स्क्वायर की डायमेंशन आएगी। तो हाफ का तो कोई मतलब नहीं है, एनर्जी का आधा भी एनर्जी ही निकल करके आएगा। एम की डायमेंशन क्या है? एम लिखी कैपिटल एम, वी स्क्वायर हो गया एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम, इसके ऊपर भी पावर 2, इसके ऊपर भी पावर 2। जब बेस अलग अलग होता है पावर सेम होती है तो आपको एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट पता है, तो ये हो गया एल स्क्वायर और टी के ऊपर पावर माइनस 2। ये काइनेटिक, देखो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी है कि मैंने वही बोला था, वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज है। अगर पोटेंशियल एनर्जी से फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, किसी भी फॉर्मूले से जो आपको याद आ रहा है एनर्जी का फॉर्मूला उससे कर सकते हैं। एम जी एच, एम हो गया एम, जी क्या चीज है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था, एक्सेलरेशन निकाला था। तो एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी की वजह से हो चाहे किसी और फोर्स की वजह से हो, एल टी माइनस 2 ही रहेगा वो। और हाइट एल के टर्म्स में मेजर करेंगे, फिर से किसके बराबर आ रहा है? एम एल टू टी माइनस 2 के बराबर आ रहा है। और पावर की डायमेंशंस अगर फाइंड आउट करनी है, पावर हो गया फोर्स ना, पावर हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क है। वर्क की क्या डायमेंशन निकाली थी? अभी आपके पास निकली हुई है यहीं पर, एम एल टू टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम टी विच इज इक्वल टू हो गया एम एल की पावर 2, ये 1 ऊपर जाएगा तो -3 कर देगा उसे, और एम एल टू टी माइनस 3 के बराबर हो गया। ये वर्क डन की यूनिट आप मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या उसकी जगह जूल्स भी लिख सकते हैं। जूल्स को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन एनर्जी का भी जूल्स लिख सकते हैं। पावर की जो यूनिट होती है वो आप एमके सिस्टम में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब भी लिख सकते हो, या उसकी जगह वॉट भी लिख सकते हैं। वॉट को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आया बच्चों यहां तक समझ में? और कौन कौन सी डायमेंशन आज करा दूं? थ्रस्ट की अगर कोई डायमेंशन पूछता है तो थ्रस्ट की डायमेंशन मतलब फोर्स की डायमेंशन। थ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स के बराबर होता है। फोर्स की अगर डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 है तो थ्रस्ट की भी डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 ही होगी। अगर कोई टेंशन की डायमेंशन पूछता है तो टेंशन मतलब फोर्स हो गया, तो टेंशन की डायमेंशन भी एम एल टी माइनस 2 के बराबर होगी। तो ये डायमेंशन जो है फोर्स की, थ्रस्ट की, टेंशन की, ये तीनों एक ही टर्म है, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग यूज करते हैं। रस्सी के अंदर जब हम बात करते हैं तो टेंशन की बात करते हैं, जब हम प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग थ्रस्ट वर्ड यूज करेंगे, और नॉर्मल केसेस में हम उसी को फोर्स भी कहते हैं, तो वो फोर्स आ गया। कई चीजें ऐसी होती है जिनकी डायमेंशंस ही नहीं होती है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है। जैसे अगर आपसे कोई रिलेटिव डेंसिटी पूछे, रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आएगा एम एल माइनस 3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेंसिटी का ही होता है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे तो कितना आएगा? एम से कट गया एल माइनस 3, एल माइनस 3 तो कितना आ गया? एम 0
L0 T0, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है तो कोई यूनिट भी नहीं निकल के आएगी, ठीक है ना। और रिलेटिव डेंसिटी वेरिएबल क्वांटिटी है पर डायमेंशन अलग अलग, मरकरी की डेंसिटी अलग आएगी, अल्कोहल की डेंसिटी अलग आएगी, वेरिएबल क्वांटिटी है पर वो डायमेंशनलेस है। कई कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो डायमेंशनलेस नहीं होते, वो डायमेंशन वाले होते हैं। जैसे अभी अभी पढ़ा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जब कांस्टेंट है उसके बावजूद उसकी डायमेंशन निकल करके आई है। क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन? अभी अभी लिखवाई थी, उसके बेसिस पर फिर से याद कर लो क्योंकि अब तक भूल गए होंगे। जितनी डायमेंशंस याद मैं लिखवा रहा हूं उतनी तो याद करनी करनी है, उसके अलावा बुक से और बहुत सारी डायमेंशंस आपने याद करनी है। ये सर्कल है, सेंटर है, ये रेडियस है, और यहां पर इस आर्क को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस आर्क ने सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड किया। ये थीटा जो है रेडियन में होना चाहिए। कि रेडियन का मतलब क्या है? अभी आप 11th की मैथ्स में पढ़ोगे, थीटा आज तक आप डिग्रीज में बोलते थे, अब आप डिग्रीज में बोलते थे, अब आप उसको रेडियन में भी बोलना सीखोगे। 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.14 रेडियन के बराबर होता है, या कह लो और कह लो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। अगर आपसे कोई साइन 180 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, उसको आप ये भी बोल सकते हो कि साइन पाई की वैल्यू के बराबर होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो चाहे डिग्री में बोलो चाहे रेडियन में बोलो। ऐसे ही 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे जब आप, तो आपको डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन बताया जाएगा। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जो 45 डिग्री होता है वो इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन के बराबर होता है। इसी एक ही फॉर्मूले के बेसिस पर यूनिटरी मेथड से निकालो। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये थीटा रेडियन में लिखा हुआ है तो रेडियस को अगर आप थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, थीटा जो कि रेडियन में, तो इज इक्वल टू आर्क के बराबर होता है। मैथ्स की पहली एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की जब आप पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला आपको आएगा और इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी करोगे। पहली एक्सरसाइज ट्रिगो की जो है इसी पर बेस्ड है। रेडियस इंटू थीटा इज इक्वल टू आर्क के बराबर होता है। ये इसलिए मैंने बताया कि अगर आपसे कोई एंगल की डायमेंशंस पूछ ले, अगर कोई आपसे थीटा की डायमेंशन पूछ ले, तो थीटा की डायमेंशन थीटा हो गया आर्क अपॉन रेडियस है। आर्क अपॉन रेडियस। आर्क किसके टर्म्स में मेजर करोगे? लेंथ के टर्म्स में तो मेजर करोगे। रेडियस किसके टर्म्स में मेजर करोगे? लेंथ के टर्म्स में मेजर करोगे। और m0 L0 T0 फिर से डायमेंशन निकल करके आई है। फिर से ये डायमेंशन निकल करके आई है। एंगल वेरिएबल है, कभी वो पाई बाई 2 भी हो सकता है, कभी पाई बाई 4 भी हो सकता है, कभी वो 40 डिग्री भी हो सकता है, कभी 49 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशनलेस है। आपसे कोई पूछे कि ऐसी 2 क्वांटिटीज बताओ जो वेरिएबल है लेकिन डायमेंशनलेस है, तो आप रिलेटिव डेंसिटी का और एंगल का एग्जांपल दे सकते हैं। आपसे कोई क्वांटिटी पूछे जो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायमेंशंस एग्जिस्ट करती है, तो आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एग्जांपल दे सकते हो। आपसे कोई बोले कांस्टेंट है और उसकी डायमेंशन लेस है, तो एग्जांपल में पाई एक नंबर है जो कांस्टेंट है और उसकी जो डायमेंशन आ रही है mL0 T0 के बराबर आ रही है। इस तरह आप बोल सकते हैं कि पाई एक कांस्टेंट नंबर है और उसकी डायमेंशन, पाई एक नंबर है तो उसकी डायमेंशन वैसे ही निकल करके नहीं आएगी। मैं कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं इसके थोड़े से, बाकी डायमेंशंस में अगली क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में और डायमेंशंस बताऊंगा। आज मैंने अभी
बहुत कम डायमेंशंस बताइए, इतनी डायमेंशंस याद करके रखना और मेरे को बताना कि ये डायमेंशंस आपने याद करी है या नहीं करी है। मुझे किसी फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करनी है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए डायमेंशंस आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर नहीं आती है तो इसका मतलब वो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। क्या बोलोगे? वो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आती है तब आप करेक्ट नहीं बोलोगे, तब आप बोलोगे डायमेंशनली करेक्ट है। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है? इनकरेक्ट में तो सीधा सीधा इनकरेक्ट बोल देंगे, लेकिन करेक्ट वाला वर्ड की जगह डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता भी हूं। ये लिखा हुआ है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखा हुआ है और चेक करना है कि ये फॉर्मूला की एक्यूरेसी जो है भाई ये ठीक है या गलत है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से उठाया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, वेलोसिटी की डायमेंशन तो l t माइनस 1 ही रहेगी। तो ये हो गया l t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी भी है l t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया l स्क्वायर t माइनस 2 एक हो गया माइनस l स्क्वायर t माइनस 2 एक हो गया। लाइक क्वांटिटीज ये ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, इसमें से ये माइनस करोगे तो यही चीज निकल करके आएगी l स्क्वायर t माइनस 2। ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकली है। राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर निकालनी है तो कितनी निकलेगी? वो है 2as, ट्वाइस ऑफ as भी as ही निकलना है, इज इक्वल टू as हो गया। ये एक्सेलरेशन है l t माइनस 1 t माइनस 2, एक्सेलरेशन की होती है l t माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट की l हो गई, l और l मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो l स्क्वायर और आगे t माइनस 2 निकल जाएगा। मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimensions of RHS है। Therefore this formula is dimensionally correct। अभी डायमेंशनली करेक्ट क्यों लिखा? अगर इसकी जगह ये होता v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3as होता, भाई 2as की जगह क्या लिख दिया? 3as लिख दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालूंगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बिल्कुल यही लिख दूंगा और इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी? l स्क्वायर t माइनस 2 के बराबर आएगी। RHS की डायमेंशन लिखूंगा 3as तो वो as के ही बराबर हो जाएगी। 3 टाइम्स as का करोगे तो as ही निकलेगा और फिर से वो l स्क्वायर t माइनस, फिर से वही चीज है, डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS है। देयरफॉर इट इज डायमेंशनली करेक्ट है। जबकि मुझे मालूम है कि ये वाला फॉर्मूले में 3 नहीं लगता 2 लगता है, तो इनकरेक्ट है वैसे तो, पर ये करेक्ट कैसे? डायमेंशनली करेक्ट है। ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो जब करेक्ट होता है तो आपको वर्ड लिखना पड़ता है डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, रॉन्ग होगा तो सीधा सीधा आप इनकरेक्ट बोल दोगे। जैसे आपको किसी ने बोला v इज इक्वल टू u प्लस या a इज इक्वल टू v प्लस ut बोला हुआ है। a इज इक्वल टू v प्लस ut, ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है क्योंकि एक्चुअली में तो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकाल रहा हूं, एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? l t माइनस 2 होगी। राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालूंगा तो v प्लस ut, v वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, l t माइनस 1 प्लस u हो गया l t माइनस 1 एक लिखा और टाइम जो है 1 लिखा, ut लिखा, और ये हो गया l t माइनस 1 प्लस t माइनस 1 और t तो खत्म हो गए और बचा क्या?
मैं इन दोनों को ऐड ही नहीं कर सकता, बस यही मेरा आंसर है L t माइनस वन प्लस L, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो मैं बोलूंगा ना उसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशंस इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस फार्मूला इज इनकरेक्ट है। मैं बोलूंगा डायमेंशंस ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, therefore it is इनकरेक्ट। इसमें डायमेंशनली वर्ड नहीं लिखूंगा, इसमें सीधा सीधा इनकरेक्ट लिख दूंगा। आया समझ में? एक एप्लीकेशन है डायमेंशन का जो 2 मार्कर क्वेश्चन में आएगा कि आपको चेक करके बताना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए बताना है। जैसे एक फॉर्मूला है, मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसे रिवाइंड करके भी दोबारा पढ़ सकते हो, पॉज करके अपने फॉर्मूलेज लिख सकते हो। बुक पता नहीं आपके पास अभी अवेलेबल है या नहीं, लेकिन आपको जो रेफरेंस बुक चाहिए वो मैं आपको व्हाट्सएप करके बता दूंगा, और जब भी मिलेगी ले लेना। अभी मेरे नोट से काम चला सकते हो आप। ये टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई L अपॉन G के बराबर है। बेटा ये पेंडुलम है, पेंडुलम के साथ ये बॉब लगा हुआ है जिसका एक मास है। इसको जब हम ऑसिलेट कराते हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, फिर वापस मीन पोजीशन तक आता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और ऑसिलेट करता रहता है। अगर इसकी लेंथ L है तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड आता है वो कह रहे हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G के बराबर है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? ये आपको इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, क्योंकि जब हम SHM एंड बेस पढ़ेंगे तब तो इसका पूरा डेरिवेशन निकालेंगे। अभी तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, चेक करता हूं। LHS की डायमेंशन टाइम पीरियड है, क्या चीज है ये? टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो सिर्फ डायमेंशन क्या आएगी? T के बराबर आएगी। अब मैं RHS पे जाता हूं, ये हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G के बराबर है। 2 पाई तो 2 पाई नंबर है, इज इक्वल टू, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, L अपॉन G की निकालनी है। L की डायमेंशन L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन L t माइनस 2 हो गया, L कट गया, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? t स्क्वायर, और t स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? t। मैं बोलूंगा L डायमेंशन of LHS is equal to dimension of RHS है, therefore it is dimensionally करेक्ट। इजी। पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा जिसके बेसिस पर हम लोग जो है वो देख रहे थे कि तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट निकल गया। एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है और वो है आपको हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों की इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। वेयर v जो है m जो है मास ऑफ ए बॉडी है, v वेलोसिटी है, h हाइट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। देखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसकी निकालनी है? हाफ mv², हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू mv² ही आना है। इसकी मास की डायमेंशन क्या होगी? l, और v² की डायमेंशन होगी L(t-1) का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हो गया L, और ये हो गया L² t-2 के बराबर। देयरफॉर L की पावर, ये L² था, ये L ही था, और ये हो गया L की पावर 2 t की पावर -2, L के ऊपर पावर 2 t के ऊपर पावर -2, ये हो गया L क्यू। बेटा ये गलत हुआ था, मास की डायमेंशन क्या होती है? m है, तो यहां पर m ही लिखना है, और वेलोसिटी हो गया L² t-2, तो ये क्या डायमेंशन होगी? m L2 t-2
ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की निकाली हुई थी, लेफ्ट हैंड साइड की ये डायमेंशन है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं और वो है mgh। mgh का मतलब हो गया मास तो हो गया m, g की डायमेंशन l, t-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आएगी, और हाइट लेंथ के टर्म्स में मेजर करते हैं और ये हो गया इज इक्वल टू m, l और l मिलकर के l स्क्वायर, और ये t की पावर -2 के बराबर है। ये हो गया डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS है, देयरफॉर इट इज, बोलो क्या लिखेंगे, करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट लिखेंगे, डायमेंशनली करेक्ट लिखेंगे। और अगर इनकरेक्ट होता तो हम लोग बोलते कि जो है इट इज इनकरेक्ट है। बस आज की क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। अभी मैं वीडियो तैयार कर दूंगा और आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। ये वीडियो एडिटिंग करने के बाद आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।